और अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 3 नए आपराधिक कानून प्रस्तुत किए। प्रस्तुतिकरण में नए कानून की आवश्यकता, इन्हें बनाने के लिए किए गए प्रयास और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से आम आदमी को नई जल्दी न्याय मिलेगा और इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। वहीं कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून से लागू होने से प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। जो 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कामों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जहां कमी है उसकी समीक्षा करके उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को तहसील और जिला स्तर पर भी निपटाया जाना चाहिए ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उनको उनके काम में आसानी हो और उन्हें कभी भी परेशानी ना हो। निगरान आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिले। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है और 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। वहीं महिला से संबंधित अपराधों में सजा के प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। तीन नए आपराधिक कानून लागू होने पर काशीपुर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जहां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में रामनगर रोड से स्थित रामलीला के सभागार में कानून की जानकारी दी गई। काशीपुर के गरमानी और स्कूली छात्राओं के साथ में ये जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर देश में बने नए कानून के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।
जुलाई से भारतवर्ष में जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली थी उसके जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव हुआ है। समय की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समय में पैटर्न में हो रहे जो बदलाव थे उनको आपराधिक कानूनों में बदलाव करके न केवल नाम बदला है, जैसे आईपीसी को बीएनएस के रूप में, सीआरपीसी को बीएनएसएस के रूप में और भारतीय एविडेंस एक्ट को बीएसए के रूप में ले आया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोई भी देश जो कि सभ्य देश है उसके जो कानून है हमेशा गतिशील रहे। हमारा जो परंपरागत जो आईपीसी, सीआरपीसी थी समय के अकॉर्डिंगली उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा या जो एपेक्स कोर्ट हैं स्टेटों की, उनके द्वारा समय समय पे आदेश अलग अलग मामलों के फैसलों में दिए गए और उन प्रावधानों से ही न्यायिक प्रक्रिया और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया थी वो गतिशील थी। नए कानून लागू होने पर गदरपुर थाना परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष और अन्य इंस्पेक्टर ने उपस्थित लोगों को नए कानून के जानकारी दी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि कुछ कानून में बदलाव हुआ है, धाराएं बदली गई है। से आपको पता है आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय जो संविधान में अब नए कानून जुड़े हैं, इसका हमने एक जागरूकता कार्यक्रम उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हमने आयोजित किया था, जिसमें हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया था ताकि उन्हें एक जो है सामान्य जानकारी हम नए कानूनों के दे सकें। इस प्रयोजन से हमने ये कार्यक्रम आज रखा था। सर, लोगों ने क्या विचार रखे हैं आप? लोगों ने भी नए कानूनों का स्वागत किया है और अपनी बातें जो उनकी क्वेरीज थी या उनके जो आशंकाएं शंकाएं थी वो हमारे समक्ष जाहिर किए, जिनका हमारे अभी शुरुआती फेज में हमारे द्वारा जो उत्तर दिया जा सकता था या समावेश जो उनका किया जा सकता था समाधान, वो हमने किया है। राज्य में नया कानून लागू होने पर थाना दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। बैठक में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने नए कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने कहा कि 3 नए कानून लागू हो गए हैं और इन कानूनों से मुकदमे जल्द ही निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कानून को जनता के बीच लाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये पुराना जो कानून था 1860 में लागू किया था, अंग्रेजों के टाइम था, जिसको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तौर पे जाना जाता था। अब 2023 में 25 दिसंबर 2023 को हमारा नया कानून बना, जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में। इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जिनको जो मिसयूज थी, जो काम की नहीं थी, उनको हटा दिया गया और नई धाराएँ इसको उठाई गई है। पुराने कानून में आईपीसी में 511 धाराएँ थी, 23 अध्याय थे। नए कानून में 358 धाराएँ और 20 अध्याय। वैसे सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और जो जनता के न्याय हित में कानून में बदलाव किए गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून सोनिका मीना ने कचहरी परिसर स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 94 जन शिकायतें मिली। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनिका मीना ने कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनी विवाद, बिजली पानी, आपदा से जुड़ी हुई मिली। अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मानसून सीजन की शुरुआती चरण में आपदा से बचाव को लेकर भी नगर निगम को निर्देशित किया गया। 4+ शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि मानसून सीज़न भी आ गया है तो नालियों की चूक होने की और इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें आ जाएंगी। और हमने नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें प्रायोरिटी पे ले लें। कुछ जगह पे जो लैंड के डिस्प्यूट थे उनसे रिलेटेड शिकायतें आई हैं, बिजली पानी की जो रेगुलर हमारे पास शिकायतें आती है वो भी। एम्स में आने वाले मरीजों की तीमारदारों की मदद के लिए वीरभद्र रोड पर बने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण 3 जुलाई को होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत पहुंचेंगे।
साथ ही माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण करने वाली भाऊराव देवरस सेवा न्याय के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयल, सचिव राहुल सिंह और प्रोजेक्ट मैनेजर संजय गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए ये विश्राम सदन बनाया गया है, जो कि 30 करोड़ की लागत से बना है। देश का छठा सदन है और इसमें 120 कमरे हैं, जिसमें 430 बेड की व्यवस्था की गई है। तो भाऊराव देवरस सेवा द्वारा निर्मित माधव सेवा विश्राम सदन, इसका लोकार्पण परम पूजनीय सरसंघचालक 3 जुलाई को शाम को 4 बजे करेंगे। कार्यक्रम 4 से 6 बजे तक रहेगा। भाजपा विधायक ने सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कार्य की मंजूरी नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की है। जहां रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में निकाय चुनाव में ऐसी व्यक्ति को टिकट न दिए जाने की बात कही, जो चुनाव के समय भाजपा को वोट न देकर अन्य दलों में वोट डालवाते हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट, बाजपुर रोड पर बने आरओबी, रामनगर रोड पर बने 4 लेन आरओबी के निर्माण पर भी नाराजगी जाहिर की। बाजपुर रोड पे बना है, उसमें कुछ कंफ्यूजन था। कुछ लोग कहते थे अंडरपास बनना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं बनना चाहिए। तो उसमें विचार किया गया कि एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। तो जब पब्लिक ओपिनियन ली गई तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन ये था कि अंडरपास बनना चाहिए। तो इसी वजह से जो है उसका फंड आ चुका है और जैसे ही बरसात ख़त्म होती है अंडरपास का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, ये आरओबी जो है वो सिटी के लिए बना है, छोटे वाहनों के लिए, और निश्चित रूप से जो ये बड़े बड़े 20 टायरा, 18 टायरा, 22 टायरा ट्रक डंपर जो निकल रहे हैं, उससे इस आरओबी को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने अभी हायर अथॉरिटी इससे बात करी थी और उसमें ये हुआ है कि इस पर जो है वो बैरिकेटिंग लगा रहे हैं वो, और आने वाले मैं समझता हूँ हफ्ते भर में वो बैरिकेटिंग लग जाएगी और ये बड़े वाहन निकलने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने पुलिस विभाग से भी ये डिमांड करी है कि जो ये बड़े डंपर जो हैं, 18 टायरे, 22 टायरे, 10 टायरे, ये जो हैं ये शहर के बाहर से जाने चाहिए, इनका शहर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मंगलौर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भडाना के दावा किया है उन्होंने कहा है कि जनता उन्हें विधायक बनाना चाहती है, तो वे अपनी मिलने वाली विधायक निधि से अलग अलग 3 गुना विधायक निधि अपने पास से खर्च कर, उन्होंने कहा कि वह निधि का उपयोग मंगलौर क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी लोग उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता विधायक जरूर बनाएगी। बीजेपी काल में इसलिए बंद था कि बिगर विधायक के विधायक करने नहीं देते हैं काम। जब यहाँ विधायक काम करने नहीं देगा तो सरकार कितना ही जोर लगाए वो कर नहीं पाती है। वो भेज देती है बजट तो नहीं लगाए कोई विधायक तो क्या करे। मैं ये कह रहा हूँ बाईपास नहीं, मैं पहली बार जब निकला था मैंने कहा था मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा। ये मेरा यह वादा है, झूठा नहीं हूँ। परमात्मा पे भरोसा करता हूँ और सरकार पे और युवा सरकार पे भरोसा है और विकास का पहिया ऐसा घूमेगा कि दुनिया देख। ऑनलाइन माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण के आवेदन को लेकर बनी देहरादून नगर निगम की वेबसाइट पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर नगर निगम लगातार कड़े प्रयास करने में जुटा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि नैनीताल में सभी कर्मचारियों ने वेबसाइट प्रबंधन की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के सूरत से एक व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, तो उम्मीद है कि देहरादून में भी वेबसाइट के इस्तेमाल को रफ्तार मिलेगी। सेशन हमारा पूरा हो चुका है। अभी नैनीताल में भी इसकी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग भी करके आए। साथ ही साथ कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और इसमें जो है काफी इसमें सहूलियतें भी हैं। और सहूलियत के साथ साथ कुछ, चूंकि पोर्टल पहले जो CRS पोर्टल था वो 2.0 के नाम से नया लॉन्च हुआ है,
तो उसमें जो है अब जन सुविधा के नाम पे अगर हम कहें तो काफी अच्छे उसमें किए गए हैं चेंजेस, जिसमें कि एक तो अब ऑनलाइन स्वयं जो है यहाँ आने की जरूरत भी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी कल ही जो है सूरत से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जिनके भाई की डेथ हुई थी, उनका जो है बना के भेज दिया और उसका करेक्शन भी हमने ऑनलाइन कर दिया। जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों पे जीत दर्ज करने के लिए तैयारी कर ली है। इस बात को लेकर कांग्रेस से किच्छा विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पूरे देश के अंदर भाजपा का ग्राफ गिरा है और अगर उत्तराखंड में तीसरे या चौथे चरण में लोकसभा चुनाव होता तो परिणाम कुछ और ही होते। देखिए, पूरे देश के अंदर भाजपा का ग्राफ गिरा है, तो निश्चित रूप से यहाँ, क्योंकि पहले चरण में चुनाव हो गया, अगर यहाँ भी तीसरे चौथे चरण में चुनाव होता तो यहाँ भी रिजल्ट कुछ और होता। अब यहाँ की जनता को भी लग रहा है कि हमसे भी चूक हुई है, हमको भी भाजपा को हराना चाहिए था, तो इसलिए दोनों सीटें, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों सीटें हम जीते। प्रदेश भर में हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न भागों को पौधा आवंटित किया गया है। इसमें 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिस्त ने कहा कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा हरेला पर्व की शुरुआत की गई थी। हरेला का पर्व आ रहा है और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी ने इसकी शुरुआत की थी। हरेला पर छुट्टी भी होती थी और पर्यावरण को जो है हर कोई जो है गंभीरता से मनाता था, लेकिन आप देखिए कि सरकार हर साल दावे करती है कि जो है हम जो है इतना वृक्षारोपण करेंगे, इतना नदियों का संरक्षण करेंगे, लेकिन धरातल पर कहीं भी जो है पर्यावरण संरक्षण के दावे जो है सच साबित होते हुए नहीं दिखाई देते। एक उदाहरण दूंगा कि ऋषिपर्णा नदी के उद्धार के लिए सरकार ने बड़ा भारी सरकारी तामझाम झोंका, बड़ी जो है घोषणाएं की, 2.5 लाख पौधों का जो है वहां रोपण किया गया, लेकिन कितने पौधे आज वहां? पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां पर पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का दौर यूं ही जारी है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में बनने वाले ब्लड बैंक पर कोरोनेशन अस्पताल में बनने के लिए प्रस्तावित हो गया है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ब्लड बैंक का प्रस्ताव गांधी शताब्दी अस्पताल को ही भेजा गया था, लेकिन वह अस्पताल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। उसकी जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अब कोरोनेशन अस्पताल के ब्लड बैंक बनाने पर चर्चा की जा रही है। जैसे ही जगह का आवंटन होगा, इसका विस्तृत आंकलन करके शासन से बजट की मांग की जाएगी। ब्लड बैंक के लिए हमने ये प्रपोजल गांधी शताब्दी हॉस्पिटल का भेजा हुआ था, लेकिन क्योंकि गांधी शताब्दी हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, तो उसमें जो जमीन है स्वास्थ्य विभाग के नाम ना होने के कारण इसमें भारत सरकार के स्तर से एक आपत्ति लगाई गई है। इसलिए अब इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल में ही जगह उपलब्धता के अनुसार बनाने के लिए इसमें आगे चर्चा की जा रही है। तो आज ही मेरे द्वारा वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्तालाप किया गया था और वहाँ पे जगह की उपलब्धता उनके द्वारा बताई गई है। तो कार्यदायी संस्था नामित करने के लिए उनके द्वारा आज ही महानिदेशालय को पत्र। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपनी ओर से नाबालिग के दुष्कर्म की वारदात के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं और रानी पोखरी थाने के कार्यवाहक प्रभारी मनवार नेगी ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मंगलौर शहर के कोयडी गांव में गुलदार के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुलदार ने आसपास के दर्जनों भर गांवों में मवेशियों को भी अपना निवाला बना लिया है। वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अलग अलग स्थान पर 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं और वन विभाग निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रख रहा है।
का सामना करना पड़ रहा है और इसमें एक महिला की भी मौत हो चुकी है और मवेशी भी बहुत सारे। लेकिन आज की स्थिति है कि रात को पानी देने के लिए जाएं तो सोचना पड़ रहा है कि जाएंगे कैसे। खेतों का बुरा हाल होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी स्कूल खुलने वाले हैं। अब बताओ, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब जंगलों में हैं और प्राइवेट स्कूल जो है गाँव से बाहर हैं। ये 24 तारीख के शाम की 5:30 बजे के आसपास की घटना है। ये जो महिला जिसका नाम ये मिश्रा देवी है, पत्नी मांगेराम जी, तो उनके द्वारा यहाँ खेत में काम किया जा रहा था। जो स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, अचानक कोई जंगली जानवर आया और उन पे हमला करके, हमला इतना जबरदस्त था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।